आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th के 7th लेक्चर में, और 7th लेक्चर किस चीज का चल रहा है तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम गोली दर्पण का फॉर्मूला देख लिया था, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन। गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। तो बच्चों, आवर्धन का मतलब क्या होता है पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। आवर्धन का मतलब होता है बड़ा बनना, और रेखीय आवर्धन का मतलब होता है अगर कोई वस्तु की लंबाई है और 10 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई के ही सापेक्ष अगर इंक्रीमेंट देखने को मिले, वृद्धि देखने को मिले, परिवर्तन देखने को मिलता है तो इसे हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन, जिसमें केवल एक ही डायमेंशन में उसकी प्रतिबिंब में परिवर्तन देखने को मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है प्रतिबिंब की, हमें जो रिजल्ट मिला है उसकी, और जो वस्तु हमने रखी थी उसकी लंबाइयों के अनुपात से, मतलब उसकी तुलना करके। ओके, आइए किसी गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन कहलाता है। याद रखिए, सिंपल सा डेफिनेशन आपके सामने है, इसे हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमेशा आपका साथ देगा, प्रतिबिंब कितना बड़ा बना और उसकी तुलना कर दीजिए वस्तु की लंबाई से। आसानी से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, आइए चेक करते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला कैसे डिस्क्राइब करेंगे। आइए यहीं के बगल में हम इसका डायग्राम थोड़ा पहले बना करके समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका एक अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण पर ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर आपने रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट। ओके, ये लाइट ट्रेवल करी और ये ट्रेवल करके ये गई। ओके, अब यहाँ से बात करेंगे, ये किसी फोकस से जा रही है और ये आगे जाकर के यहाँ पे इंटरसेक्ट करी और ये इमेज मिल गया। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम ए बी और इमेज का नाम ए डैश बी डैश आप प्रेफर कर सकते हैं। ये है आपका फोकस और ये है आपका पोल। लाइट ये ट्रेवल करके ये जा रही थी और ये फोकस से जाने वाली ये जा रही थी, ये दोनों ने इंटरसेक्ट करके इमेज दे दिया। अब आपको करना क्या है, अब एक पॉइंट को और हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, और वो है पोल से जाने वाली लाइट। देखो, ये तीनों लाइटों का एक ही काम है, इमेज देना। तो एक जो पैरेलल गई वो फोकस से गई, एक जो पोल से गई वो सिंपल प्लेन मिरर की तरह बिहेव करती है तो भी इमेज देगी, और ये भी आपके फोकस से होकर के पैरेलल हो गई, ये भी इमेज, मतलब ये सब जहां मिलेगी वहां इमेज मिल जाएगी। तो ओके, यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि ये बीच वाला आपको प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। तो ये एक ट्रायंगल ए बी पी और ये ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आपको क्या, एक समरूप ट्रायंगल दे देगा। ओके, तो यहाँ चित्र से आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में समरूप त्रिभुज से। तो समरूप त्रिभुज का नियम क्या कहता है बच्चों? समरूप त्रिभुज का नियम कहता है कि अगर दो कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है क्योंकि परावर्तन के नियम से, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर ही बनेगा, तो किसी भी दो भुजाओं का अनुपात इसका समान होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं।
तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। एक भुजा का अनुपात ये हो गया। दूसरी भुजा, इसका आधार आप ले लीजिए। इसका आधार क्या है? इसका आधार है बीपी, और नीचे इस वाले ट्रायंगल का आधार क्या है? बी डैश पी। ध्यान से देखिएगा, बी डैश पी। तो ये हो गया बी डैश पी। ओके, तो यहां वैल्यू रखने की बात आती है तो ए बी कौन है? ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश क्योंकि आपको देखने से ही लग रहा है उल्टा बना है तो माइनस आई लिख सकते हैं। बीपी कौन है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन को किससे दिखाते हैं? यू से। लेफ्ट में रहता है तो नेगेटिव लिख सकते हैं। इमेज कहाँ बना है? इधर ही बना है, ये भी माइनस वी लिख सकते हैं। तो माइनस वी इमेज के लिए हो गया, और यहाँ बीपी की जगह पे आप पुट कर दीजिए माइनस यू, और बी डैश पी की जगह पे पुट कर दीजिए माइनस वी। ओके, यहाँ माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ आपने इसको इंटरचेंज कर दिया, तो v बाई यू इज इक्वल टू आई बाई ओ। माइनस माइनस इधर रख सकते हैं, तो आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये एक फॉर्मूला मिल गया रेखीय आवर्धन का। आई बाई ओ को पहचान रहे हैं, एम कहते हैं इसको। तो यहाँ से एम इज इक्वल टू एक फॉर्मूला और निकलता हुआ दिख रहा है हमको, और वो है माइनस वी बाई यू। तो यहाँ एक फॉर्मूला ये भी है देखिए आवर्धन का, और ये भी, दोनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग नहीं है बच्चों। तो ये आपको न्यूमेरिकल कुछ चीजों को समझने में हेल्प करेगा। ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो पॉजिटिव लीजिए, और इन्वर्टेड बना है, उल्टा बना है, तो आप उसे नेगेटिव लेंगे। बात समझ आई? ओके, तो ये है रेखीय आवर्धन। अब हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब मतलब होता है ऑब्जेक्ट, वस्तु, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और यह दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे पर ये इमेज दे सकता है। और ये पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति जो पर्दे पर मिले। ध्यान दीजिएगा, पर्दे पर मिलने वाला प्रतिबिंब कहाँ होगा, मतलब हमें पर्दा कितनी दूरी पर रख देना चाहिए कि हमें इमेज मिल जाए, क्योंकि अवतल दर्पण इमेज रियल देता है, इसीलिए हम पर्दे पर इमेज लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका आकार भी बताइए। आइए सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन करते समय कि क्या क्या चीजें दी हुई है। तो दिया है 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की फोकस दूरी दी हुई है कितनी? 15 सेंटीमीटर। क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है? अवतल। तो ये अवतल जो होता है वो नेगेटिव रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर, तो यू हो गया 25 सेंटीमीटर। आपको निकालना है v और बताना है i बच्चों की इमेज का आकार भी कैसा होगा। आइए सॉल्व करते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र लगा दीजिए। दर्पण का सूत्र हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f के जगह पे आप रख दीजिएगा -15, v तो आपको फाइंड आउट करना है, और u के जगह पे -25। -25 को इस साइड ले लीजिए, -15 ये प्लस 120 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लीजिए बच्चों। 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, कैसे निकालेंगे? 25 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए 5 से और 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितना मिला? 75 मिला। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं 75, और यहाँ ये 5 टाइम्स में जाएगा 5, और ये 3 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ आपने v की वैल्यू निकालने की कोशिश करी तो 75 और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2, माइनस में आएगा, कैंसिल करेंगे 37.5। नेगेटिव में आ रहा है बच्चों। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि सामने ही मिलेगा, मतलब कि हमें पर्दे पर मिल सकता है। सामने का मतलब ही होता है रियल इमेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये रियल इमेज तो देगा, ये तो तय हुआ रियल इमेज देगा क्योंकि नेगेटिव है, वास्तविक होगा। अब सिंस हम जानते हैं कि I बाई ओ इज इक्वल टू -v बाई यू होता है, तो I के जगह पे आप I निकालना चाहते हैं O4 लिखिएगा, और V के जगह पे आपका माइनस है -37.5, और U के जगह पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप फ्रैक्शन में रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 75/2 ही रख लिया करें।
तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। और u की जगह पे आप क्या रख लीजिएगा, u की जगह पे 25, वो भी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव तो कैंसिल हो गया, ये कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में जाएगा। अब 3/2 बच गया, तो यहां से आपको मिल जाएगा 3/2 इंटू 4, और ये नेगेटिव के साथ है, कैंसिल करिएगा तो आएगा 6 सेंटीमीटर। तो क्या समझ में आया कि इमेज जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, मतलब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और याद रखें कि वस्तु के आकार से बड़ा होगा, क्योंकि वस्तु 4 सेंटीमीटर की, इमेज 6 सेंटीमीटर का बना। फॉर्मूला समझ लीजिए, एक फॉर्मूला अभी हमने देखा था, इस फॉर्मूले पे भी हम लगा लेंगे। इमेज की स्थिति नेगेटिव है तो रियल, अगर पॉजिटिव आती तो वर्चुअल, मतलब आभासी होता। बात समझ आ गई है। ये एग्जाम्पल हो गया, ऐसे ही एग्जाम्पल और करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझेंगे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग इसका उपयोग देखेंगे। उपयोग, गोली दर्पण के उपयोग। तो गोली दर्पण के उपयोग में सबसे पहले अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण के बारे में, तो अवतल दर्पण कहाँ यूज होता है ये याद रखना है। तो अवतल दर्पण बेसिकली देखिए स्ट्रीट लैंपों में यूज होता है। स्ट्रीट लैंप, ध्यान दीजिएगा, बल्ब के आसपास इस तरीके से लेबल लगा होता है ताकि लाइट इधर उधर ना फैल करके किसी एक पॉइंट पर फोकस हो जाए। तो ये स्ट्रीट लैंपों में बेसिकली लैंपों में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल और कहाँ करते हैं तो मैं बता दूं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग गाड़ी के हेडलैम्पों में भी करते हैं। गाड़ी के हेडलैम्पों में, गाड़ी के हेडलैम्प, लैंपों में कैसे, गाड़ी के हेडलैम्पों में लाइट फैले ना, ताकि एक ही पॉइंट पर फोकस रहे, उसके लिए गाड़ी के हेडलैम्प जो आगे इस्तेमाल होते हैं उसमें भी हम लोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया बेसिक इस्तेमाल इसका ये है। और अगर मैं उत्तल दर्पण के बारे में बात करूं तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल बेसिकली गाड़ी में रियर व्यू दर्पण के रूप में यह होता है। गाड़ियों में रियर व्यू दर्पण, रियर व्यू दर्पण के रूप में, जो गाड़ी है में ड्राइवर बैठते हैं उसके जस्ट बगल में जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है बच्चों, ताकि हम पीछे कहीं से भी आती हुई इमेज को उस पर फोकस कर लें, उसके लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मान लीजिए पहचानने के लिए बोला जाता है कि अवतल दर्पण को कैसे पहचाने और उत्तल दर्पण को कैसे पहचाने केवल प्रतिबिंब को देख करके, तो पहचानने की जहां बात आती है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब मिले होंगे वो मिलेंगे आपको सीधे दिखाई देंगे, उल्टे दिखाई देंगे, दोनों। जो कि उल्टे दिखाई देते हैं वो बड़े छोटे दोनों होते हैं। तो अगर आपने रियल इमेज देखा है, बड़ा छोटा दोनों देखा है, तो वो जरूर अवतल दर्पण से बनेगा क्योंकि वो पर्दे पर मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं छोटा इमेज दिखाई दे रहा है और सीधा दिखाई देता है तो वो जरूर किससे बना है, वो उत्तल दर्पण से बना है। ये पहचान लीजिएगा, छोटा बना है और सीधा बना तो वो जरूर किससे बना होगा, उत्तल दर्पण से। तो ये पहचानने की बात हो गई। तो आज के लिए बच्चों हम लोगों ने उत्तल दर्पण को सारा और अवतल दर्पण को सारा कंप्लीट कर दिया है। मतलब दर्पण के परावर्तन और परावर्तन से रिलेटेड तथ्य हमने कंप्लीट किए। अगले क्लास में बच्चों हम लोग मिलेंगे और वो पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में कि अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, क्या है उसके कॉन्सेप्ट, ये सब जानेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।